नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे एनआईए के बड़े एक्शन की खबर के साथ में। दरअसल सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में एनआईए एक्शन मोड में नजर आ रही है। देश में 50 से ज्यादा जगहों पर एनआईए की टीम ने छापा मारा है। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में आतंकी एंगल सामने आने के बाद एनआईए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। तो एनआईए ने सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में 50 जगहों पर छापा मारा है। एनआईए की टीमें दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में कई ठिकानों पर पहुंची हैं। यहां गैंगस्टर्स की तलाश की जा रही है। एनआईए के पास इनपुट्स हैं कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर का कनेक्शन टेरर ग्रुप से है। एनआईए ने इस केस में नीरज भवाना, लॉरेंस बिश्नोई और ताजपुरिया गैंग से जुड़े लोगों की लिस्ट तैयार की है। एजेंसी का कहना है कि कुछ गैंगस्टर्स जेलों से भी ऑपरेट कर रहे हैं। पंजाब में गैंगस्टर्स के 25 ठिकानों पर रेड हो रही है। इनमें गैंगस्टर लॉरेंस के फाजिलका स्थित गांव दुधरावाली स्थित घर, गोल्डी बराड़ के मुक्तसर स्थित घर पर भी रेड चल रही है। कोटकपुरा में गैंगस्टर विनय दियोड़ा के घर, एक फैक्ट्री और अमृतसर में गैंगस्टर शुभम के घर पर रेड हुई है। लुधियाना में गैंगस्टर रवि राजगढ़ के घर भी एनआईए ने छापा मारा है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय को शक है कि इन सभी गैंगस्टर्स के आतंकियों से कनेक्शन है। इन्हें सीमा पार पाकिस्तान से हथियार मुहैया करवाए जा रहे हैं। मूसेवाला के मर्डर में भी पाकिस्तान से आए हथियार यूज होने का शक है। इसके अलावा यह भी शक है कि आतंकियों के कहने पर यह देश में माहौल खराब कर सकते हैं और भारत में टारगेट किलिंग की वारदातों को भी अंजाम दे सकते हैं। सरकार ने इन संगठनों को आतंकी की लिस्ट में डाल दिया है। पहले एफआईआर में लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर नामजद किए गए हैं, जिनमें गैंग का मुखिया लॉरेंस, कनाडा बैठा गैंगस्टर गोल्डी बराड़, विक्रम बराड़, काला जठेड़ी, जसदीप सिंह उर्फ जग्गू भगवानपुरिया, सचिन थापन, लॉरेंस का भाई अनमोल और लखबीर सिंह शामिल हैं। ये गैंग जेल के अलावा कनाडा, दुबई और पाकिस्तान से ऑपरेशन चला रहे हैं। मूसेवाला का 29 मई को मानसा के गांव जवाहरके में कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने 24 कातिलों के खिलाफ मानसा कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। इसमें एनकाउंटर में मारे शूटर मन्नू और रूपा का भी ब्यौरा है। इसमें विदेश बैठे गैंगस्टरों में अब गोल्डी बराड़ और लिपिन नेहरा भी शामिल हैं। वहीं इस चार्जशीट में 166 गवाह बनाए गए हैं। मुंडे की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जल्दी सप्लीमेंट्री चालान भी पेश करेगी। मूसेवाला का कत्ल में मुख्य रूप से 6 शूटर शामिल थे, जो कोरोला और बोलेरो मॉड्यूल में आए थे। इनमें से बोलेरो मॉड्यूल के लीडर शूटर प्रियव्रत फौजी, अंकित शेरसा, कशिश उर्फ कुलदीप के बाद पुलिस ने दीपक मुंडी को भी पकड़ लिया है। वहीं कोरोला मॉड्यूल के शूटर जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू को पंजाब पुलिस ने अमृतसर के अटारी के पास भकना गांव में एनकाउंटर में मार गिराया था। महाराष्ट्र में घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल शिवसेना और उद्धव गुट के बीच में लड़ाई चल रही है और अब नौबत हाथापाई तक की आ गई है। मामले में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो एकनाथ शिंदे गुट और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे गुट की लड़ाई अब हाथापाई पर उतर आई है। ऐसा ही कुछ नजारा रविवार को भी देखने को मिला, जब शिंदे गुट के एक विधायक समेत 30 लोगों पर मामले दर्ज हुए हैं। दोनों गुटों के बीच झड़प का यह मामला सामने आया है। 5 लोगों को मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। हालांकि दोपहर में ही जमानत पर भी जाने दे दिया गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल मुंबई के न्यू प्रभादेवी इलाके में दोपहर 12:30 बजे शिंदे गुट के सदस्य संतोष तलवने पर कथित तौर पर 30 लोगों ने हमला कर दिया। दोनों गुटों के बीच दादर इलाके में झड़प होने की जानकारी सामने आई थी। इसके चलते पुलिस ने उद्धव गुट के समर्थकों के खिलाफ दंगे का मामला दर्ज किया है। शिंदे कैंप के विधायक सदा सर्वांकर समेत 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा सर्वांकर और उनके समर्थकों के खिलाफ दंगा करने और आर्म्स एक्ट को लेकर एक और एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस बात की जानकारी पुलिस अधिकारी ने दी है। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने शिंदे कैंप के विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने विधायक पर झड़प के मौके पर फायरिंग के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि शनिवार को गणेश विसर्जन के बाद दोनों समूहों के कार्यकर्ताओं में बहस भी हो गई थी। सावंत ने सर्वांकर पर दूसरे गुट को गाली देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब हमारे कार्यकर्ता दादर पुलिस स्टेशन गए तो उनकी शिकायत स्वीकार नहीं की गई। इधर शिंदे गुट के जो आरोप हैं
वो शिंदे गुट उन आरोपों को बचकाना बता रही है। पुलिस उपायुक्त प्रणय अशोक ने कहा कि पुलिस हाथापाई में शामिल लोगों की जानकारी जुटा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो नौबत अब हाथापाई तक की आन पड़ी है। सबने देखा कि महाराष्ट्र में किस तरह से सियासी भूचाल देखने को मिला था, जिसके बाद से शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच में तनातनी लगातार देखने को मिल रही थी। कभी विधानसभा के बाहर झड़प की खबरें सामने आ रही थी और अब एक बार फिर से हाथापाई की खबर सामने आ रही है, जिसके बाद पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। उधर छत्तीसगढ़ के कोरबा से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के मडई घाट के पास एक बस के खड़े ट्रेलर से टकरा जाने से 7 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक घटना सुबह करीब 4 बजे की है। कोरबा के एसपी संतोष सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस की प्रारंभिक जांच के मुताबिक बस चालक रॉन्ग साइड से आ रही कार से बचने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान वो एक खड़े ट्रेलर से जा टकराया। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बस के खड़े ट्रक से टकरा जाने की वजह से यह हादसा हुआ है। कोरबा के पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने कहा है कि दुर्घटना बांगो थाना इलाके के मडई घाट के पास सुबह करीब 4 बजे हुई, जब एक निजी ट्रैवल कंपनी की बस राज्य की राजधानी रायपुर से सरगुजा जिले की ओर जा रही थी। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बस चालक रॉन्ग साइड से आ रही कार से बचने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान वो खड़े ट्रक से जा टकराया। एसपी ने बताया कि बस के 7 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई है और 3 लोग घायल हुए हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बस चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। देश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 5000 के करीब मामले सामने आए हैं। हालांकि कोरोना की रफ्तार कम है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि हम सावधानी बरतना छोड़ दें। तो कोरोना वायरस के मामलों की रफ्तार में धीमी बनी हुई है। हालांकि मामले रोजाना तौर पर अब भी दर्ज हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5221 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,45,50,000 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक इस वक्त देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 47,176 हो गई है। कोरोना के मामलों में पहले के मुकाबले भले ही कमी आई हो, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है। कोरोना की दोनों डोज समेत बूस्टर डोज लेने के बावजूद लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। हालांकि वैक्सीनेट होने के चलते उनके ठीक होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। वैक्सीनेट लोग एक हफ्ते के अंदर कोरोना संक्रमण से मुक्त भी हो रहे हैं। मामले वहां गंभीर हो रहे हैं जहां लोग पहले से ही किसी और बीमारी की चपेट में हैं। देश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान अब भी लगातार बरकरार है। पिछले 24 घंटे में देश में 30,76,305 लोगों को कोरोना के टीके लगे हैं, जिसके बाद वैक्सीनेशन का कुल आंकड़ा 215,26,13,049 हो गया है। वहीं मृत्यु के आंकड़े की बात करें तो कोरोना के शुरुआती दौर से लेकर अब तक 5,28,165 लोग कोरोना की चपेट में आने से अपनी जान गंवा चुके हैं। बुलेटिन के आखिर में बात एशिया कप के फाइनल मुकाबले की भी कर लेते हैं। दरअसल किसी को उम्मीद भी नहीं थी और जब वोटिंग हुई थी तो श्रीलंका की जीत को 0% बताया जा रहा था, लेकिन श्रीलंका ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर 0 से 100% का आंकड़ा छू लिया है। यानी कि श्रीलंका एशिया का नया चैंपियन बन गया है। तो एशिया कप 2022 के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता। उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।
श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 170 रन बनाए। श्रीलंका के लिए भानुका राजपक्षे ने 41 गेंद में नाबाद 71 और वनिंदु हसरंगा ने 36 रन की पारी खेली। पाकिस्तान के लिए हारिस रऊफ ने 3 विकेट लिए। हालांकि पाकिस्तान की टीम ये लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। 20 ओवर में पूरी टीम मिलकर केवल 147 रन ही बना सकी। एक वक्त ऐसा था जब श्रीलंका के 5 विकेट महज 58 रन पर गिर गए थे। उस वक्त ये लग रहा था कि मुकाबला पाकिस्तान वन साइडेड जीत लेगा, लेकिन उसके बाद जिस तरह से शानदार बल्लेबाजी वनिंदु हसरंगा और भानुका राजपक्षे ने की और श्रीलंका को 170 के आंकड़े तक पहुंचाया। जब मैच की पहली पारी खत्म हुई तो मोमेंटम श्रीलंका के पास में था, जिसके बाद श्रीलंका के गेंदबाजों ने भी कसी हुई गेंदबाजी की और मैच को अपने नाम कर लिया, जिसके साथ ही श्रीलंका ने यह साबित कर लिया है कि उनकी टीम कोई अंडरडॉग टीम नहीं है। दरअसल श्रीलंका के क्रिकेट इतिहास पर नजर डालें तो 1996 में फाइनल मुकाबला जीता था। उसके बाद 2003 में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार मिली थी। 2007 के फाइनल मुकाबले में हार मिली थी। 2011 का फाइनल जो भारत ने जीता था उसमें भी फाइनल में श्रीलंका की टीम पहुंची थी। प्रदर्शन पहले बेहतर हो रहा था, लेकिन पिछले कुछ वक्त से श्रीलंका क्रिकेट में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा था। और खास बात यह है कि श्रीलंका की टीम ने T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं किया था, उसे क्वालिफायर मुकाबले खेलने हैं। तो कुल मिलाकर ये जिस तरह से श्रीलंका की जीत हुई है, तो ये वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि क्रिकेट सिकुड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और क्रिकेट का जितना प्रसार होगा, श्रीलंका जैसी टीमें जब जीत दर्ज करेंगी, एशिया कप जैसी मुकाबलों को श्रीलंका की टीम जीतेगी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्रिकेट की जीत होगी और क्रिकेट नए आयामों को छूता हुआ नजर आएगा। और वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका के लिए ये बेहद अच्छी खबर सामने आ रही है, खासतौर पर जिस तरह के हालात श्रीलंका में बने हुए हैं। श्रीलंका के लोगों को मुस्कुराने की एक वजह जरूर मिल गई है। दरअसल इस एशिया कप का आयोजन श्रीलंका में होना था, लेकिन जिस तरह के हालात श्रीलंका में हैं उसकी वजह से यूएई में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और श्रीलंका ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीत लिया है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।